नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 3 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है मार्केस ट्राइजो, जैकमा, परवेज सिंह। उपयुक्त से 20 का सही आंसर है मार्केस ट्राइजो को। मार्केस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई एनडीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया है। वह 7 जुलाई 2020 को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य एनडीबी के अगले अध्यक्ष का चुनाव सहित उपाध्यक्ष, चीफ रिस्क ऑफिसर की नियुक्ति और सदस्यता विस्तार शामिल था। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियों का पर फैसला लिया गया। ब्राजील के मार्केस ट्राइजो को एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के अनिल किशोर को एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष और CRO के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं KV कामत, जो कि वर्तमान में हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और CRO सर्विस JB। इसका मुख्यालय है सिंघाई, जो कि चीन में। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को फोर्टलेजा सिएरा, जो कि ब्राजील में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया? हमारा ऑप्शन है तेजस MKI FOC, तेजस RK-1, तेजस PK-1। उपयुक्त से B। इसका सही आंसर है तेजस MK-1 FOC को। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन सुलर में तेजस MK-1 FOC विमान को हाल ही में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइट बुलेट्स के नाम से जाना जाता है, में शामिल किया गया। तेजस MK-1 FOC एक एकल इंजन हल्के वजन, बेहद चुस्त और सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और साथ ही इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन का संचालन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया। यह स्क्वाड्रन दक्षिण वायु कमान के परिचालन नियंत्रण में आता है, जो कि इस स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना के परिचालन की अवधारणा में एकीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। तेजस MK-1 FOC देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है और मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? हमारा ऑप्शन 5%, 4%, 3%। उपयुक्त से 20 का आंसर है 5% का। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया है कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का नया अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया? हमारा ऑप्शन है SN राजेश्वरी, लियोपुरी, सुरेंद्र कुमार। उपयोग सभी। इसका सही आंसर है SN राजेश्वरी को। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का नया अध्यक्ष और MD चुना गया है। वह AV गिरजा कुमार की जगह लेंगी, जो 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। BBB ने मई 2022 तक 2 साल की सेवाओं के लिए OIC के CMD का चयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जर्नल बीमा उद्योग के 5 वरिष्ठ महाप्रबंधकों के वर्चुअल साक्षात्कार लिए थे। राजेश्वरी एक पेशेवर चार्टेड अकाउंटेंट हैं और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग की दूसरी सबसे वरिष्ठ GM है, जो मई 2022 में सेवानिवृत्त होंगी।
उन्हें बीमा इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस यूआईआई के साथ की थी और बाद में एनआईए में उप महाप्रबंधक डीजीएम के रूप में चली गई थी। ओआईसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? हमारा सुना आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास ने। मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटीएम ने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमीनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए की गई है। यह डील वाहनों की बॉडी में हल्के वजन के मटेरियल का इस्तेमाल करके वाहनों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में विशेषता हासिल करने के लिए की गई है, जो कि हल्के वाहन चलने के दौरान कम ईंधन की खपत करते हैं और इस तरह वह ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में वाहन उत्सर्जन में कुल CO2 उत्सर्जन का 27% योगदान है। सबसे हल्के और ऊर्जा कुशल संरचनात्मक मटेरियल में से एक मैग्नीशियम मिश्र धातुएं ऑटोमोटिव और एरोस्पेस घटकों में स्टील और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं का आदान प्रदान करने के लिए एक आदर्श मटेरियल है, क्योंकि उनका घनत्व एल्यूमिनियम का 2/3 और स्टील का 1/4 होता है। आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं भास्कर राममूर्ति। इसकी स्थापना 1959 में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को किसके चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया? हमारा प्रश्न कोरोना वायरस के कारण, मलेरिया के कारण, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कोरोना वायरस के कारण। गोवा में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजक मंडल द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय खेलों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। समिति सितंबर अंत में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय खेलों की नई तारीख तय करने पर निर्णय लिया जा सकता है। गोवा सरकार को केंद्रीय खेल मंत्रालय से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। खेलों की तैयारी के लिए आयोजन से 4 महीने पहले की अधिसूचना की आवश्यकता है। इन खेलों का आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की? हमारे प्रश्न निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने, अर्जुन मुंडा ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है। FSDC की बैठक में भारतीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के प्रतिभागियों ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत सरकार एवं नियामकों द्वारा हाल के महीनों में उठाए गए निर्णयों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान वित्तीय स्थिरता और कमजोरियों के मुद्दे सहित वर्तमान वैश्विक और घरेलू मैक्रो आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा उन प्रमुख मुद्दों की भी समीक्षा की गई जिनका सामना बैंकों के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त FSDC बाजार की अस्थिरता, घरेलू संसाधन जुटाने और पूंजी प्रवाह के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। FSDC की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया? हमारा प्रश्न निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय वित्त और एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर के तहत आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया गया। इस सुविधा को लगभग वास्तविक समय के आधार पर शुरू किया गया है। इस सुविधा का लाभ वे पैन आवेदक उठा सकेंगे जिनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है। इस नई सुविधा के लॉन्च के बाद आवंटन प्रक्रिया अब कागज रहित हो गई है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन ई-पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा। इस सुविधा को शुरू करने से करदाताओं के लिए नियमों का अनुपालन करना और उन्हें अधिक आसान होगा। तत्काल पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी।
तत्काल पैन आवेदक अपना वैध आधार नंबर का इस्तेमाल करके आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवेदक को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को वेबसाइट पर डालना होगा। इस प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आवेदक को 15 अंकों का पावती नंबर प्राप्त होगा। आवेदक अपना वैध आधार नंबर प्रदान करके कभी भी एप्लीकेशन का स्टेटस का पता कर सकेंगे। सफल आवंटन के बाद आवेदक ई पैन को डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। आधार के साथ पंजीकृत होने पर ई पैन आवेदक को उसकी ईमेल ID पर भेजा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हमारा प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वास्थ्य एवं इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी एंड भी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। CIPET भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। संस्थान का नया नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना है। संस्थान ने अभिनव प्लास्टिक आधारित कौशल संस्थान और आसानी से बिकने वाले समाधान बनाने के लिए उद्योगों के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में वयोवृद्ध गीतकार योगेश गौड़ का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 77 वर्ष, 80 वर्ष, 82 वर्ष, 85 वर्ष। इसका सही आंसर है 77 वर्ष की आयु में। दिग्गज गीतकार योगेश गौड़ का निधन 77 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने आनंद 1971 को सुपरहिट फिल्म बनाने में अहम काम करने वाले हिट गानों कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहली के बोल लिखे। गीतकार के रूप में उन्होंने पहला ब्रेक फिल्म सखी रोबिन 1962 में मिला था, जिसमें उन्हें 6 गीत लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने छोटी सी बात 1976, बातों बातों में 1979, मंजिल 1979 और रजनीगंधा 1974 जैसी कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया गया है? हमारा ऑप्शन 31 मई को, 30 मई को, 25 मई को, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टैबेको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें जानलेवा बीमारी भी शामिल है। हर साल यह दिन किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है और वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम युवाओं पर ध्यान देते हुए रखी गई है। इस बार साल 2020 की थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि तंबाकू या उसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाना या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे और साइड इफेक्ट को लेकर जागरूक करना था और उन्हें इस चीज़ के इस्तेमाल से दूर करना था। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम, इसके मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न रामदास विश्वकर्मा, अनिल किशोरा, अंकित मिश्रा, रामगोपाल वर्मा। इसका सही आंसर है अनिल किशोरा को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक के विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण 27 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा शंघाई चीन में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी। बैंक का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धात्मक और विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना और ज्ञान साझाकरण प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।